रे ऑप्टिक्स के इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन का ये लास्ट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा रह गया था, जिसे आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। और इसके बाद हम शुरू करेंगे लेंस शुरू करेंगे। लेंस के बाद प्रिज्म आएगा, प्रिज्म के बाद ये अपना आई आएगा। तो आइए जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अभी तक हम जानते आ रहे हैं कि कोई भी लाइट, जैसे मान लेते हैं कि ये एक मीडियम है, और इस मीडियम के अंदर ये बाहर एयर है, यानी कि ये भी एक मीडियम है, और ये एक मीडियम है, दूसरा मीडियम है, एयर के अलावा कुछ मीडियम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट निकलता है, तो ये नॉर्मल एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस का से अगर जाती है तो ये सीधी निकल जाती है। अगर नॉर्मल एक्सिस से होकर गुजरेगी तो सीधी निकल जाएगी। ये हम जानते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल एक्सिस में कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये लाइट रिफ्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, जैसे आती है वैसे गुजर जाती है फुली। और एक केस हमने पढ़ा था, अभी तक जो पढ़ते आ रहा था, कि लाइट क्या होती है कि नॉर्मल एक्सिस से एक सर्टेन एंगल पे, जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी हम बोलते हैं, पे अगर कोई लाइट जाती है तो वो क्या होती है कि बाहर निकलती जब है तो वो मीडियम के हिसाब से, अगर मीडियम लाइटर है तो नॉर्मल एक्सिस से दूर, और अगर मीडियम डेंसर है तो नॉर्मल एक्सिस के करीब, ठीक है, इस तरीके से जाती है। ये चीज़ हम जानते हैं ये, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा ही था, लेकिन अब यहाँ पे टर्म आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ये क्या था? रिफ्रैक्शन का घटना था, रिफ्रैक्शन। लेकिन मीडियम पार्शियल ही है, लाइट पास कर सकती है, लेकिन क्या होता है कि एक कोई ऐसा सर्टेन एंगल होता है, ठीक है, ये इस सर्टेन एंगल को, इस खास एंगल को हम IC बोलते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं। अब क्या होती है यहाँ पे कि यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट तो करती है, लेकिन जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है। अब जरा सोचिए कि क्रिटिकल एंगल पे अगर कोई लाइट का रे जाता है, और यहाँ से क्या होता है कि रिफ्लेक्ट जब होगा तो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा, तो यानी कि जो उसका सरफेस होगा जहाँ से वो गुजर के बाहर जाना होगा, उस सरफेस पे ही ट्रेवल कर जाएगा, यानी कि ये देखो सरफेस पे ही आ गया। तो इसको बोलेंगे IC, यानी कि क्रिटिकल एंगल। अब क्या है कि अगर क्रिटिकल एंगल से हम कम लें, क्रिटिकल एंगल के अंदर है, तो क्या होगा? वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल के बाहर जाए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जाए, मान लेते सपोज, इस तरीके से समझिए कि IC का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, ओके। अगर 30 डिग्री से कम लेते हैं I का वैल्यू, यानी कि 25 ले लेते हैं, 28 ले लेते हैं, कुछ भी जो कि 30 डिग्री से कम है, यानी कि I इज लेस देन IC, तो क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन वही अगर 30 डिग्री से ज़्यादा लेते हैं, I की वैल्यू सपोज मान लेते हैं 33 डिग्री ले लेते हैं, 60 डिग्री ले लेते हैं, कुछ भी, ये तो I क्या है? ज़्यादा हो गया IC से। तो जब IC से ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ कहीं पे होगा,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आई है इसको आई डैश ले लेते हैं, ठीक है, आई डैश है, आई डैश क्या है, ज़्यादा है आई सी से, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, अब तो रिफ्रैक्ट तो होगा नहीं, और ये सरफेस पे ये जो रिफ्लेक्ट 90 डिग्री पे हो रहा था, अब 90 डिग्री पे होगा नहीं, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो 90 डिग्री से कुछ भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब कोई सतह से लाइट को हम पास करने ही नहीं दिए, यानी कि वो लाइट उस सरफेस को, जिस सरफेस से उसको पास होना था, उस सरफेस से लाइट पास ही नहीं होता है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन यही तो जानते आ रहे थे कि जो लाइट की रे, मतलब जो इंसिडेंट रे हमारी होती थी, जिस मीडियम से जाती थी और उसी मीडियम में अगर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती थी, तो उसको क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन बोलते थे। तो ये देखो, इस मीडियम से, मान लेते हैं ये मीडियम का नाम दे देते हैं ए मीडियम से लाइट की रे चली और वापस कहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर आ गई, उसी मीडियम में, तो यानी कि रिफ्लेक्शन की घटना हुई। तो यहाँ पे पूरी लाइट यानी कि 100%, जितना लाइट यहाँ से चली, मान लो 100% लाइट चली, तो कितना रिफ्लेक्ट हो गई, पूरी की पूरी 100% वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस घटना को, इस फेनोमेना को, जहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है उसी मीडियम में, और उस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक ही सिस्टम में हो रहा है, इंटरनल घटना है, और पूरी टोटल यानी कि 100 के 100% क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसीलिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम जान लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके साथ क्या रिलेशन है, तो आइए जानते हैं। डायग्राम को रहने देते हैं, क्योंकि इससे हमें इसको समझने में काम लेना है। हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर होता है, यानी कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट एंगल, और ये आर क्या है, रिफ्रैक्टिव एंगल, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है कि जब आईसी पे जा रहे हैं, यानी कि आई इक्वल टू जब आईसी ले रहे हैं, यानी कि क्रिटिकल एंगल पे जा रहे हैं, तो आर की वैल्यू कितनी हो जा रही है, आर की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है, तो इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक है, यानी कि म्यू इक्वल टू साइन ऑफ आई सी, आई की जगह पे अब आई सी हो जाएगा, और साइन ऑफ 90 डिग्री, और ये जो म्यू होगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ये जो भी मीडियम होगा, मान लेते हैं मीडियम ए है, ठीक है, कैपिटल ए माना था ना मीडियम को, ठीक है, या चलो इसको कह देते हैं ए को, इसको ग्लास कर देते हैं, ज़्यादा समझने में आसानी होगी। चलो, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसा क्यों कहते हैं, हम देखते हैं कि रे किस मीडियम से होकर किस मीडियम में जा रही है, तो मीडियम ग्लास से होकर के कहाँ पे जा रही है, एयर में जा रही है, तो जहाँ पे जा रही होती है वहाँ उसको नीचे लिखते हैं, मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें पता चलता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, क्योंकि रे कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, और किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कहाँ से जा रही है, ग्लास से होकर जा रही है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये ऊपर लिखते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले भी। अब क्या होगा यहाँ पे कि साइन ऑफ आई सी अपॉन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो गया, साइन आई सी, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि हमें बताना है यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो इसके लिए हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये रेसिप्रोकल होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ भी चुके हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये क्या है, साइन सी, तो साइन आई सी, ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन, ठीक है।
ये बात थी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में समझना। और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात कर लें तो वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, लिख देता हूँ, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.3 और है ग्लास, डायमंड का होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 और ग्लास में दो केस होता है, एक क्राउन ग्लास होता है और एक डेंस ग्लास होता है। तो क्राउन ग्लास की 1.52 होती है और डेंस ग्लास की होती है 1.65, ठीक है। और अगर क्रिटिकल एंगल की बात कर लें तो वाटर का क्रिटिकल एंगल होता है 48.75 डिग्री, ठीक है, और डायमंड का होता है 24.41। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। मैं एक रफली बता रहा था कि इस तरीके से होता है। अब हमें बात करनी है इसकी एप्लीकेशन की, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो सबसे पहला आपने देखा भी होगा डायमंड में क्या होता है कि उसकी सरफेस को पॉलिश किया जाता है। जब डायमंड जहाँ से भी निकलता है, आपने एक्चुअली में डायमंड देखा नहीं होगा लेकिन मूवीज़ वगैरह में तो देखा ही होगा या उसके बारे में पढ़ा होगा। तो उसकी क्या होती है, पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग किस लिए होती है, उसकी जो सरफेस होती है उसकी डेंसिटी इतनी बढ़ाई जाती है ताकि उसके अंदर जब लाइट एंटर करे तो रिफ्लेक्ट वो बाहर ना निकले। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा मतलब उसके अंदर का लाइट जो भी है, उसके अंदर जो ऑब्जर्व लाइट हुआ वो क्या हो गया, उसके अंदर ही क्या होता रहे, रिफ्लेक्ट होता रहे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती रहे। तो अब कैसे क्या होती है हमें समझना नहीं है, अपना वो टॉपिक भी नहीं है, हमें बस जानना है कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो डायमंड में होती है। एक एप्लीकेशन होती है मिराज। अब ये मिराज क्या होता है, मिराज हर जगह क्वेश्चंस वगैरह में आपका आता रहेगा, तो मिराज समझ लीजिए मिराज होता क्या है। जब रेगिस्तान वगैरह में ऐसे इलाके में जहाँ पे कि गर्मी ज़्यादा होती है, तो रेगिस्तान में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये रेगिस्तान हो गया। अब रेगिस्तान में सपोज मान लो कि यहाँ पे पेड़ होती है, ठीक है, ये पेड़ है और यहाँ पे कोई भी राहगीर कोई भी जानवर वगैरह चल के आ रहा होता है, तो क्या होता है यहाँ पे प्यास ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी की क्या है, कमी। क्योंकि पानी की कमी है तो प्यास ज़्यादा लगेगा, तो प्यास की तलाश में घूमते रहते हैं। तो कहीं पे पेड़ दिख जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस तरीके से पॉन्ड में, तालाब में अपना, जैसे ये मान लो कि पॉन्ड है, तो किनारे पे आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है पॉन्ड के किनारे में, तो उसकी शैडो कहाँ, उसके जस्ट नीचे बन रही होती है। तो यहाँ पे पॉन्ड एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन शैडो उसी तरीके की बन रही होती है जैसे कि तालाब में बन रही होती है। वैसे अगर कोई भी धूप में जहाँ पे सन की रेस पड़ती है, तो उसकी शैडो कहाँ, उसके पीछे बनती है, उसके आगे बनती है, साइड बाएं दाएं बाएं इस तरीके से बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके जस्ट नीचे जैसे कि पॉन्ड में बन रहा होता है वैसा बनता है। तो ये जो शैडो बनती है, ये घटना को, इसको बोलते हैं मिराज। मिराज का मतलब होता है कि क्या, आंखों का धोखा। अब इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो मुद्दा यह है कि यहाँ पे क्या होती है कि हीट सरफेस पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगी, और ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होती है, कम होती जाती है, इसके तुलना में कम होती जाएगी। इसके ऊपर जाएंगे तो और कम होती जाएगी। तो ऐसा होते रहता है। टेम्परेचर क्या होते रहता है, जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये चीज़ होती है।
तो अब इससे क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, ये हम जानते हैं कि जब आप इस तरीके से जानिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कि ये कोई सॉलिड मटेरियल है, अब इसको गर्म करो तो इसके पार्टिकल जो होंगे, ये जिस अणु से, जिस पार्टिकल से बना होगा उसके पार्टिकल क्या होंगे, उसके बॉन्ड टूटेंगे तो दूर दूर जाएंगे। तो जब बॉन्ड टूटेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना, उसके बीच का स्पेस कम होता जाएगा, पिघलता जाता है। और वाटर जैसे, और मतलब पिघल के लिक्विड हो गया, लिक्विड के बाद फिर वेपराइज हो जाता है। तो क्या होता है, इसका मतलब उसके जो बॉन्ड होते हैं, उसके जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से बंधे हुए, वो टूट जाते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब डेंसिटी बढ़ती जाती है तो घटना यह होती है कि लाइट क्या होती है कि आएगी 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 और क्या होगी, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होने की वजह से क्या होता है, इस तरीके का मिराज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक इल्यूजन, धोखा होता है। और इस तरीके का घटना होता है, जैसे कि पॉन्ड में हमें शैडो दिखाई देती है, वैसे सरफेस पे ही शैडो दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे पॉन्ड है, और वही धोखा होता है। वो धोखा हो जाता है इनके साथ, इनको तो लगता है यहाँ पे पॉन्ड है, आते हैं पॉन्ड दिखता ही नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है मिराज। अब एक और है टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है, ये भी समझ लीजिए, क्वेश्चन में आएगा। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये क्या होता है कि एक प्रिज्म होता है, जैसा कि प्रिज्म हम सब लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाइट आई और लाइट आके बाहर नहीं निकलती, यहाँ से क्या होती है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। फिर टोटल यहाँ इस सरफेस पे आया, देखो इस सरफेस पे आया और क्या हो गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। क्रिटिकल एंगल के बाहर, मतलब क्रिटिकल आईसी जो होता है उससे ज़्यादा इसका क्या होता है, इंसिडेंट रे का एंगल होता है, ठीक है। तो लाइट आएगी यहाँ से और टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। फिर यहाँ पे आएगी सरफेस पे, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और फिर वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही होती है। तो ये इसका सरफेस का जो डेंसिटी है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ताकि इस पर गिरे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो। तो इस तरीके का सरफेस को टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। एक्चुअली प्रिज्म में आपने यही जाना होगा पहले से, जो जान रहे होंगे। वैसे तो हमने प्रिज्म पढ़ा नहीं है कि क्या होती है, लाइट आती है और बाहर निकल जाती है और स्कैटर्ड हो जाती है। जहाँ पे वाइट लाइट एंटर करती है और वहाँ पे 7 रंग का पैटर्न बन जाता है लाइट का। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। ये जब ये प्रिज्म है जो टोटली क्या है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है यहाँ की, यानी कि इसमें लाइट आएगी और टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक चीज़ और है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानना है बस कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ये एक वायर होता है, वायर की तरह का होता है। इसमें क्या होता है, पूरा डीप में नहीं जाएंगे इसकी, बस इससे इंट्रो लेंगे कि इसमें होता क्या है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो हमने पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना, वो यहाँ पे होती है। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। ये होता है कोर और उसके बाद इस पे होता है क्लैडिंग, और इसके ऊपर एक और कवर होता है जिसको बोलते हैं बफर कोटिंग। अब क्या होता है,
ये कोर, जो कोर होता है इसकी डेंसिटी और ये जो क्लैडिंग होता है इसकी डेंसिटी, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्लैडिंग वाला जो कवर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कोर का ज़्यादा होता है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और क्लैडिंग का ज़्यादा होता है बफर कोटिंग से, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि ये ग्लास का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, ये किसी तरह का मटेरियल का हो सकता है। इसमें क्या होता है, अब ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर हमें पूरा डीपली जानना नहीं है। हमने ये जान लिया कि ये वायर होता है इस तरीके का कुछ, जिसमें एक कोर होता है, क्लैडिंग होता है, 3 तरह का लेयर होता है, ठीक है। और ये वायर होता है इस तरीके का, ये वायर होता है जिसको किसी तरीके से बेंड कर सकते हैं, ठीक है, मोड़ सकते हैं। यानी कि ये कैसा लूज इसका सरफेस रहता होगा ताकि इसको बेंड कर सके। इसमें होता क्या है कि इसमें लाइट जब हम इंटर करवाते हैं तो ये लाइट इसके सरफेस से जब टकराता है तो यहाँ पे बाहर नहीं निकलता है। सरफेस ऐसा नहीं होता है कि सरफेस इसका कोट किया हुआ रहता है लाइट, लेकिन यहाँ पे इसकी डेंसिटी इतना होती है कि लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है और ये घटना कंटिन्यू होती जाती है। और बाहर फिर वापस जब लाइट निकलता है तो यहाँ पे जितना मान लो 100% लाइट डाला तो 100% लाइट बाहर आ जाती है। तो इसमें जितना लाइट को डालते हैं उतना लाइट बाहर आ जाती है और इसमें घटना क्या हो रहा होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हो रही होती है। तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अब इसी को कम्युनिकेशन के लिए बहुत तरह का यूज में लाया जाता है। कम्युनिकेशन का हो गया, मैं देख लेता हूँ, अगर यूज का लिखा होगा तो मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। इसको लाइट पाइप के लिए यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर को। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। फोटोमेट्रिक सेंसर की तरह यूज करते हैं इसको, और रिफ्रैक्ट्रोमीटर के लिए यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अब जिसके लिए भी यूज करें, यहाँ पे ऐसा कुछ इक्विपमेंट लगाना होगा कि आप लाइट को आप मतलब जो कम्युनिकेशन को आपको ट्रांसमिट करना है, मतलब मान लो कि कोई हम पिक्चर है, ठीक है, इस पिक्चर को हमें यहाँ पे भेजना है। तो जब पिक्चर को भेजना है तो इस पिक्चर को इतना फॉर्म में ब्रेक करना होगा जितना इसमें जितना एक केबल होता है तो उसमें इस तरीके का बहुत सारा वायर होता है, तो उतने पार्ट में इसको ब्रेक करना होगा। और ब्रेक करके क्या करना होगा कि इसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और जब लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको वापस डालेंगे तो फिर वापस वैसा ही एग्जैक्टली उधर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 100% लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। तो यहाँ पे ऐसा मशीन लगाना होगा, ऐसा कोई इक्विपमेंट लगाना होगा जिससे कि ये इस फोटो को लाइट के फॉर्म में क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके। तो जिसके लिए भी यूज हमने अभी बताया उसमें क्या होता है कि वैसा इक्विपमेंट लगाते हैं इसके बाहर, और वो लाइट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, और वो फिर क्या होता है कि वह बाहर लाइट के फॉर्म में निकलता है, और फिर वहाँ पे एक कन्वर्टर होता है जो उसको वास्तविक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें ये नहीं जानना है कि ये कैसे क्या होता है समथिंग, इसीलिए मुझे पता भी नहीं था, तो हमने देख कर बताया बुक से, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस जानना है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। ऑप्टिकल फाइबर क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन का घटना होता है और वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होती है। तो क्वेश्चन में आएगा ऑप्टिकल फाइबर, तो वहाँ पे हमें करना होगा बस दैट्स इट, इतना ही के लिए यूज करना है। और ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर संरचना किस तरह का, एक अलग ये अपना सब्जेक्ट ही है। तो ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर ख़त्म होता है, पूरा रिफ्लेक्शन पूरा तरीके से ख़त्म होता है रिफ्लेक्शन। अब हमारा बच गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अगले वीडियो में करते हैं। चले तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।